हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्री टाइम। नाउ लर्न एग्रीकल्चर विथ मी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। आज हम डिस्कस करेंगे एक और टॉपिक, ठीक है ना, आपका इरिगेशन और ड्रेनेज में चैप्टर 2 एग्रोनॉमी का है। चैप्टर 1 की क्लासेस ऑलरेडी अपलोडेड है, पूरा मतलब कंप्लीट कर दिया है मैंने। चैप्टर 2 में इरिगेशन वाला जो टोटली पार्ट है वो मैंने कवर करा दिया है। आज मैं ड्रेनेज से रिलेटेड कुछ आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और सिस्टम जो है ड्रेनेज का, ठीक है ना, प्रणालियाँ जो हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इन सभी के बारे में डिस्कस करूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लो, बेल बटन में ऑल प्रेस कर लो, आपको सारी क्लासेस निःशुल्क मिलने वाली है, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है आज का जल निकास ड्रेनेज। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं जल निकास क्या होता है। सबसे पहले तो चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। तो देखो, पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है, ये तो जाहिर सी बात है। और इस पानी की पूर्ति प्राकृतिक रूप से वर्षा तथा कृत्रिम सिंचाई द्वारा की जाती है, ठीक। लेकिन आवश्यकता से अधिक पानी का खेत में जमा होना भी फसलों के जीवन को नष्ट कर सकता है। उनकी जो आपकी जड़ें होती हैं वो आपकी सड़ जाती हैं अगर अधिक पानी हो तो, मतलब पौधे एक तरीके से ना सड़ जाते हैं। तो इसलिए वाटर ड्रेनेज की आपकी क्या होती है, आवश्यकता होती है। अगर इसका साइंटिफिक ढंग से अगर इसका डेफिनेशन बनाए तो वो क्या बनेगा, तो फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए भूमि की सतह अथवा अधो सतह से अधिक पानी को कृत्रिम रूप से बाहर निकालने को ही आपका वाटर ड्रेनेज या फिर जल निकास कहा जाता है। ये सिंपल सा इसका डेफिनेशन है। मतलब कि कोई भी अगर फील्ड है उसमें ज़रूरत से ज़्यादा अगर पानी हो गया है तो उसको किसी नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल तरीके द्वारा अगर उसको बाहर निकाल दिया जाए, वो आपका क्या कहलाता है, वाटर ड्रेनेज कहलाता है, जल निकास कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, जल निकास की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो सबसे पहले यहाँ पे यही डिस्कस करते हैं। तो देखो, जल निकास की आवश्यकता निम्न कारणों द्वारा हो सकती है। सबसे पहला, अधोभूमि में सख्त तह का होना, जिसके कारण पानी नीचे की सतहों में नहीं पहुंच पाता और ऊपरी सतह पर भी मतलब ऊपरी सतह में ही आपका इकट्ठा रहता है जो पानी है वो, ठीक है। ऐसे क्षेत्र जहां भूमि में जल स्तर ऊपरी सतहों में पाया जाता है, वहां से जल निकास की आवश्यकता होती है। तीसरा है, चिकनी भूमियों पर पानी एकत्र हो जाता है क्योंकि ये भूमियाँ कम मात्रा में पानी सोखती हैं। इसकी जो चिकनी मृदाएँ जो होती हैं ना, उनकी जल धारण जो क्षमता होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए चिकनी भूमियों पर पानी ऊपर में एकत्र हो जाता है, इसलिए हमें वहाँ पे जल निकास की आवश्यकता होती है। अब ये तो हमने क्लियर कर लिया कि जल निकास की आवश्यकता क्यों होती है, किन किन कारणों से हमें जल निकास की आवश्यकता होती है। अब देखिए, जल निकास की विधियाँ यहाँ पे दिए गए हैं, मेथड्स दिए गए हैं ड्रेनेज का। तो देखिए, दो प्रकार से हम जो जल निकास है वो कर सकते हैं। पहला तो है आपका पृष्ठीय जल निकास और दूसरा है अधोपृष्ठीय या भूमिगत जल निकास। पृष्ठीय को अपन सरफेस भी बोल सकते हैं, ठीक है, ऊपरी सतह से, और अधोपृष्ठीय भूमिगत यानी कि आपका सब सरफेस बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं पृष्ठीय जल निकास के बारे में। चलिए, तो ये यहाँ पे पृष्ठीय जल निकास और अधोपृष्ठीय जल भूमिगत जल निकास जो है ना, उनके यहाँ पे टाइप्स दिए गए हैं। तो जैसे पृष्ठीय जल निकास है तो इसमें आपकी 3 टाइप्स के हैं। एक आपका अस्थायी है, दूसरा कटआउट है और तीसरा क्या है आपका स्थायी नाली है, ठीक है। ये 3 हैं आपके। और अधोपृष्ठीय या फिर भूमिगत जल निकास में टाइल नालियाँ, पाइपलाइनियाँ और पत्थर नालियाँ और मूल विकास की नालियाँ और आपका पोल नालियाँ, ये 5 है। तो यही जल निकास की विधियाँ हैं और इनमें अब हम डिटेल में जाएंगे। चलिए डिटेल में चलते हैं। सबसे पहला पृष्ठीय जल निकास, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इस विधि के द्वारा भूमि की ऊपरी सतह से खुली नालियों द्वारा जो जल है उसका निकास किया जाता है और जल निकास की खुली नालियाँ काफ़ी सुविधाजनक होती है। भारत में यह विधि काफ़ी समय से प्रयोग की जा रही है, मतलब कि पुरानी विधि है, प्राचीन विधि है। और जल निकास की नालियाँ काफ़ी चौड़ी होनी चाहिए इसमें, जो आपका पृष्ठीय जल निकास है उसमें, और इनका जो आकार है वो भी आपका क्या होगा, इस प्रकार होना चाहिए कि नीचे की तरफ चौड़ाई कम और ऊपर की तरफ चौड़ाई उत्तरोत्तर बढ़ती जाए। नीचे की ओर आपका जो चौड़ाई है वो क्या रहे, कम रहे, ऊपर बढ़ता रहे। इसका मतलब यह है कि वी आकार का होना चाहिए। इसके बाद है, जल निकास नालियाँ खेतों के धरातल से कम 30 सेंटीमीटर नीची होनी चाहिए तथा उसकी मेड़े खेत की सतह से 75 सेंटीमीटर आपकी क्या होनी चाहिए, ऊंची होनी चाहिए। तो पृष्ठीय जल निकास
में इस तरीके से हम जल निकास कर सकते हैं। अब देखिए इसकी डिफरेंट टाइप्स के मतलब कि विधियां हैं, इसके भी आपके प्रकार हैं पृष्ठीय जल निकास के विधियां। जैसे कि आपका सबसे पहले दिया है अस्थायी नालियाँ। तो जाहिर सी बात है अस्थायी है मतलब वो टेम्परेरी नहीं है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, टेम्पररी मेथड बोलेंगे, ठीक है, जो आपका अस्थायी है। तो इस विधि में थोड़ी थोड़ी दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर गहरी नालियाँ बना देते हैं तथा ये नालियाँ मुख्य नाली से जोड़ दी जाती है। इस प्रकार की नालियों को बाद में नष्ट कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये अस्थायी टेम्पररी मेथड है। इसके बाद है कट आउट नालियाँ। चलिए कट आउट नालियाँ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जिन क्षेत्रों में नहर खेतों के धरातल से ऊपर रहती है वहाँ पर निस्पंदन की क्रिया द्वारा नहर का पानी किनारे खेतों में जमा हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे जो आपका इस प्रकार की जो समस्या रहेगी उसके लिए आपका नहर एवं खेत के बीच 1 से 1.5 मीटर चौड़ी 1 से 1.5 मीटर चौड़ी तथा आपका क्या जी, हाँ 1 से 1.5 मीटर चौड़ी तथा 60 से 90 सेंटीमीटर गहरी नाली आपकी बनाई जाती है, ठीक है, जिससे जो अतिरिक्त जो आपकी क्या बोल सकते हैं जो पानी रहेगा वो आपका बाहर निकल जाए, ठीक है, ओके, जिससे नहरों से रिसने वाले पानी की मात्रा नाली में जमा हो सके तथा इन नालियों को नाले से जोड़कर पानी को है जो बाहर निकाल दिया जाए। तो ये तो हो गया आपका कटआउट नालियाँ, ठीक है। इस विधि में जो अतिरिक्त जल बाहर निकालने हैं तो लगभग आपका कितना जी 1 से 1.5 चौड़ी, ठीक है, 1 से 1.5 मीटर चौड़ी तथा 60 से 90 सेंटीमीटर गहरी नाली बनाई जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको क्या है रिमेंबर रखना है। यहाँ पे जो लिखा गया है ना इसको आप इग्नोर कीजिएगा। अगर बात करें तो 60 से 90 सेंटीमीटर, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है। मीटर में भी सही लिखा है लेकिन हम सेंटीमीटर में बोलें तो 60 से 90 हो जाएगा, ओके। इसके बाद है आपका स्थायी नालियों को क्या बोला जाता है, परमानेंट मेथड बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है, जिन क्षेत्रों में जल निकास की समस्या अधिक होती है वहाँ पर क्षेत्र के निचले भाग पर स्थायी या फिर मुख्य नाली व इनकी सहायक नालियाँ बनाई जाती हैं जो कि स्थायी होती है, ठीक है, परमानेंट होती है, बनाई जाती है। जो आपकी नालियाँ हैं वो सहायक नालियों द्वारा मुख्य नाली में पानी इकट्ठा हो जाता है। जो भी आपके सहायक नाली हम बनाए रहेंगे उससे क्या है मुख्य नाली में आपका जो पानी है वो इकट्ठा हो जाएगा, वहाँ से क्या है जो वाटर है वो ईजिली वहाँ से बाहर चली जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन अस्थायी कटआउट और अस्थायी कटआउट और स्थायी 3 प्रकार के जो आपका पृष्ठीय जो जल निकास है उसमें यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है, और ये अक्सर पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। और जो आपका अस्थायी जो मैंने आपको यहाँ पे बताया ना, यहाँ पे देख सकते हैं अस्थायी जो नालियाँ हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको बताया कि 10 से 15 सेंटीमीटर गहरी, तो पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चन में कि अस्थायी नालियाँ कितनी सेंटीमीटर गहरी होनी चाहिए, तो आपको बताना रहेगा वहाँ पे 10 से 15 सेंटीमीटर। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है आपके एग्ज़ाम में इसी तरीके से। चलिए अब ये तो हो गया पृष्ठीय जल निकास। अब बात कर लेते हैं भूमिगत जल निकास के बारे में, ठीक। तो देखिए भूमिगत जल निकास में भूमि में नालियाँ बनाकर फालतू पानी को क्या है निकालने की व्यवस्था की जाती है। जो आपका एक्स्ट्रा जो आपका क्या है वाटर है उसको, इसमें जल निकास के लिए सहायक व मुख्य जल निकास नालियाँ भूमि के अंदर 3 से 6 मीटर की गहराई में तैयार की जाती है। जो आपका क्या जी भूमिगत जल निकास है, ठीक है। तो इसको आपको क्या है याद रखना है। चलिए जो भूमिगत जल निकास है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। इनके और भी जो टाइप्स हैं जो आपका भूमिगत जल निकास है। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट लिखा गया है, मुख्य जल निकास की नाली का धरातल हमेशा सहायक नालियों से नीचे रखा जाता है इसमें, और भूमि जल निकास की निम्नलिखित विधियों का प्रयोग में लाया जाता है। सबसे पहला देखिए यहाँ पे टाइल ड्रेन दिया गया है जिसको अपन टाइल नालियाँ के नाम से जानते हैं। तो जो टाइल ड्रेन है ये आपका खपरेल से आपका बना होता है, ठीक है, खपरेल से बनी भूमिगत जल निकास नालियाँ होती है ये, और यह सर्वोत्तम मानी जाती है। इनमें अपेक्षाकृत अधिक दिनों तक काम लिया जा सकता है और इसके अंदर 10 सेंटीमीटर व्यास वाले मिट्टी के टाइल जो कि छिद्र युक्त होते हैं और उचित गहराई पर दबा देते हैं इसको, और सहायक नालियों के बीच की दूरी 45 से 75 सेंटीमीटर तक रखते हैं जो आपका टाइल ड्रेन है इसमें, ठीक है। तो आपका ये जो मैंने आपको दूरियां बताई हुई है ना, जैसे टाइल जो आपका ड्रेन होता है तो इसमें जो आपका इसके अंदर कितने सेंटीमीटर वाले जो खपरेल है उसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। और जैसे यहाँ पे बताया गया है
कि सहायक नालियों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, तो 45 से 75 सेंटीमीटर। तो इन्हीं सब को आपको क्या है रिमेंबर रखना है, इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन बनता है ड्रेनेज में। दूसरा है आपका पाइपलाइन। तो इस विधि में पाइप नालियाँ हैं, ठीक है ना, पाइप ड्रेन जिसको बोलते हैं। इस विधि में भूमि में लगभग 1 मीटर नीचे और 10 सेंटीमीटर व्यास के छिद्रयुक्त लोहे या प्लास्टिक के नल सहायक नालियों में दबा देते हैं तथा उनका संबंध मुख्य नाली से कर देते हैं, ठीक है। जो आपका पाइप ड्रेन है या फिर पाइप नालियाँ हैं, भूमि के अंदर क्या करेंगे, पाइप अपन बिछा देंगे लोहे का, ठीक है, या फिर प्लास्टिक का, और आपका जो मुख्य जो आपका क्या है नाली है उससे क्या है जोड़ देंगे, ठीक। तो आपका जो वाटर है वो आपका इजीली बाहर हो जाएगा। देन है मोल विकास नाली या फिर इसको अपन मोल ड्रेन बोलते हैं। तो एक विशेष प्रकार के बने मोल हल के द्वारा भूमि के अंदर 8 से 10 सेंटीमीटर व्यास वाली नालियाँ, जिसकी आपकी जो गहराई है वो आपका 45 से 75 सेंटीमीटर पर बना पृष्ठ मृदा से ढके तैयार की जाती है। ये विधि भारी मृदाओं के लिए क्या है उपयुक्त रहती है, जो आपका मोल ड्रेन है इसमें, ठीक है। जैसे कि ये जो मोल ड्रेन है ना, किससे संबंध रखती है, तो जो आप एमबी प्लाउ सुने होंगे ना, मोल्ड बोल्ड हल जिसको बोला जाता है, ठीक है, तो उसी के द्वारा किया जाता है। मोल्ड बोल्ड प्लाउ क्या होता है, मिट्टी पलट हल होता है ना, तो उसी के द्वारा क्या किया जाता है, आपका 8 से 10 सेंटीमीटर व्यास वाली नालियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है। और ये किस मृदा के लिए अच्छी होती है, तो ये आपकी भारी भूमि के लिए क्या होती है, अच्छी मानी जाती है। आगे है आपका पत्थर की नालियाँ, ठीक है, पत्थर की नालियाँ जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्टोन ड्रेन बोलते हैं, ठीक। तो भूमि की सतह से लगभग 1.25 नीचे पत्थरों से नाली बनाई जाती है और सहायक नालियों को 4.5 से 10 मीटर की दूरी पर बनाते हैं। ये नालियाँ लगभग वी आकार की बनती हैं और नालियों के ऊपर पत्थर लगाकर ऊपर से मिट्टी डालकर ढक देते हैं, जिससे पानी पत्थरों में से रिस कर नाली में जाता रहता है। लेकिन इसमें शीघ्र मिट्टी भर जाती है और बंद करनी पड़ती है, जो आपके पत्थर की नाली है, ठीक है। इसमें एक हानि होती है कि ये आपका शीघ्र इसमें क्या होता है, मिट्टी भर जाता है। लाइक दिस, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये क्या है, हमने नालियाँ बनाई हुई है, ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हो, और इसी के अंदर क्या कर देंगे, इसी के अंदर अपन जो आपका स्टोन है ना, जो पत्थर है उसको डाल देंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो ब्लू कलर का मैंने पत्थर डाल दिया। पत्थर डालने के बाद ऊपर में हम क्या कर देंगे, ऊपर में हम मिट्टी चढ़ा देंगे, ठीक। अब देखो जो पत्थर जो ब्लू कलर का मैंने जो पत्थर डाला था यहाँ पे, मान लीजिए, ठीक है ना, तो उसी से क्या है पानी रिसकर आपका एक नाली के तरीके से बाहर जाएगा, ठीक। इससे क्या होगा, इससे जो मिट्टी है ना वो आपका प्लेन रहेगी, ठीक है ना, ऊबड़ खाबड़ नहीं लगेगी। तो इसका मेन ये है, मतलब कि पत्थर की नालियाँ बनाने का। लेकिन इसके ऊपर शीघ्र ही क्या होती है, मिट्टी जो है वो जमा हो जाती है, क्योंकि पत्थर का जो हमने मतलब कि नालियाँ बनाए रहेंगे, उनके साथ जो पानी रहेगा उनके साथ मिट्टी भी आपका क्या है घुलकर बाहर चली जाएगी, ठीक है। चलो, इसके बाद है पोल नालियाँ। इसके बाद डिस्कस करते हैं पोल नालियाँ के बारे में, जिसको अपन पोल ड्रेन कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की जो आपकी नालियाँ होती हैं वो ज़्यादातर आपकी लकड़ी से बनाई जाती है, और जहाँ पे लकड़ी आसानी से प्राप्त की जा सकती है वहाँ पर ये जो जल निकास की जो नालियाँ हैं इसका यूज़ किया जाता है। क्या किया जाता है, लकड़ी का जो टुकड़ा होता है उससे इसको बनाया जाता है। इन नालियों का जो आकार होता है वो कितना होता है, तो आपका 80 से 90 सेंटीमीटर गहरा व 30 सेंटीमीटर चौड़ा रखा जाता है, ठीक है। इन नालियों के बगलों में लकड़ी के टुकड़े भर दिए जाते हैं, और इस विधि में भी लकड़ियाँ जो है कुछ समय बाद गीली होकर सड़ने लगती है तथा नालियों में मिट्टी भरने लगती है, तथा धन व श्रम भी इसमें क्या होता है, अधिक खर्च होता है। तो ये आपके क्या हैं, आपका जो अधोसतह या फिर बोल सकते हैं अधोपृष्ठ, या फिर बोल सकते हैं हम क्या जी, भूमिगत जल निकास। तो भूमिगत जल निकास की ये 5 विधियाँ थी। कौन कौन सी विधियाँ थी तो देख लीजिए एक बार, टाइल ड्रेन, पाइप ड्रेन, मोल ड्रेन, और आपका स्टोन ड्रेन जो है पत्थर की नालियाँ, या फिर पोल नालियाँ। ये 5 क्या है, आपका भूमिगत जल निकास के विधियाँ हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जल निकास की प्रणालियों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, सबसे पहला है आपका प्राकृतिक प्रणाली, जिसको अपन नेचुरल सिस्टम बोलते हैं। तो इस प्रणाली में जल निकास नालियाँ खेत के ढाल के अनुसार बनाई जाती है, और इस प्रकार की जल निकास की नालियाँ
खेतों की दिशा तथा दशा दोनों में परिवर्तित करते हुए खेतों से जल की मात्रा को बाहर निकालती है, जो आपका नेचुरल सिस्टम है। ठीक है, ढलान के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो जल है वो निकास होता है। इसके बाद है हैरिंगबोन प्रणाली। ठीक है, हैरिंगबोन सिस्टम। इस प्रणाली में खेतों के बीचों बीच मुख्य जल निकास की नालियाँ होती हैं और इसमें पूरे खेत की सहायक नालियाँ आकर मिलती है और यह प्रणाली गिरोडोन प्रणाली की अपेक्षा छोटी होती है और इस प्रकार अतिरिक्त जल सहायक नालियों से होते हुए बाहर निकल जाती है। यह विधि सर्वाधिक प्रचलित है। ये कोई भी आपका क्या है, फील्ड है, तो जो आपका हैरिंगबोन सिस्टम है इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे बीच में हम क्या कर देते हैं, एक नाली, मुख्य नाली बनाते हैं और सहायक नालियों के, जो मैं आपको सहायक नाली बना बता रहा हूँ, आप देख सकते हो इस तरीके से सहायक नालियाँ होती हैं और सहायक नाली से जितने भी पानी है, एक्स्ट्रा जो पानी है वो आपका मुख्य जो आपका नाली रहेगा, ठीक है, वहाँ पे आकर एकत्रित होगा और इस तरीके से फील्ड से आपका क्या है, बाहर चला जाएगा। क्लियर? चलो आगे डिस्कस करते हैं हम गिरिडोन प्रणाली के बारे में। तो इस प्रणाली में खेत के जल निकास की नाली निचली हिस्सों में बनाई जाती है जिससे पूरे खेत से सहायक नालियाँ इसमें आकर मिलती है और अतिरिक्त जल बाहर निकल जाती है। इस प्रणाली की सहायक नालियाँ क्या होती है, लंबी होती है। देखिए ये आपका कोई फील्ड है, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक मुख्य नाली बना दिया और इस तरीके से जो सहायक नालियाँ हैं वो इस मुख्य जो आपकी नालियाँ रहेंगी उसमें आके मिलेंगी और वहाँ से जितने भी आपके एक्स्ट्रा जो वाटर है वो आके जो आपका मेन जो आपका ड्रेन रहेगा या नाली रहेगा उसमें आकर जो फील्ड रहेगा उससे बाहर हो जाएगा। ये आपका क्या है, 3 प्रणालियाँ हैं आपका जल निकास की, वाटर ड्रेनेज की। तो इसको आपको क्या है, रिमेंबर रखना है, पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ टर्मिनोलॉजीज़ जो है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पूछा जाता है कि अवेलेबल वाटर किसे कहा जाता है या उपलब्ध जल किसे कहा जाता है। तो जल की वह मात्रा जो क्षेत्र क्षमता एवं निर्धारण बिंदु के बीच धारित होता है, ठीक है, फील्ड कैपेसिटी और विल्टिंग पॉइंट के बीच धारित होता है, उसे ही हम अवेलेबल वाटर कहते हैं और यह जल पौधों द्वारा उपयोग किया जाता है। ठीक, तो यह आपका कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है कि अवेलेबल वाटर क्या होता है। तो याद रखना आपको, फील्ड कैपेसिटी और विल्टिंग पॉइंट के बीच जो धारित होता है उसे ही हम अवेलेबल वाटर कहते हैं। इसके बाद विल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मुरझान बिंदु क्या होता है। तो जब भूमि में नमी की अपेक्षा पौधे में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया बढ़ जाती है तब पौधे मृदा नमी की अनुपस्थिति में मुरझाया सिकुड़ जाते हैं। जब उस खेत में पानी दिया जाता है तो वह पुनः उसी अवस्था में आ जाते हैं, तब यह आपका अस्थायी मुरझान बिंदु होता है, टेम्पररी आपका क्या होता है, विल्टिंग पॉइंट होता है। यदि पौधों में जल देने के बाद भी वह अपने पहले वाली अवस्था में ना आए तो इसे हम क्या बोलते हैं, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कहते हैं या फिर स्थायी मुरझान बिंदु कहते हैं। स्थायी मुरझान बिंदु में पौधों की क्या हो जाए रहती है भाई, मृत्यु हो जाए रहती है, मतलब कि वो मर जाया रहता है। अस्थायी मुरझान बिंदु आपका 15 ATM वायुमंडलीय दाब में धारित होता है और जो आपका स्थायी मुरझान बिंदु है वो आपका 60 ATM वायुमंडलीय दाब में क्या होता है, आपका धारित होता है। ये आपका क्या है, विल्टिंग पॉइंट है। आपके एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन विल्टिंग पॉइंट के बारे में, ठीक है। चलिए देखिए, आपको सिंचाई कब करना चाहिए पौधों में, तो आपको पौधों में सिंचाई मुरझान बिंदु पर ही करना चाहिए। जिस टाइम आप देखोगे मुरझान बिंदु मतलब कि आपका विल्टिंग पॉइंट स्टेज है उस क्रॉप का, तो आपको तुरंत ही क्या कर देना चाहिए, सिंचाई कर देना चाहिए। जब पौधे में क्षेत्र क्षमता हो, फील्ड कैपेसिटी हो, तो उस टाइम सिंचाई नहीं करनी चाहिए। जाहिर सी बात है, जब पहले से फील्ड में अगर पानी भरा रहे तो वहाँ पे थोड़ी ना आप सिंचाई करोगे, एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा खर्च थोड़ी करोगे या फिर एक्स्ट्रा वाटर की आप मतलब वो हानि थोड़ी करोगे, लॉसेस थोड़ी ना करोगे ना। तो इसलिए क्या करना है, पौधे में सिंचाई कब करना है, तो विल्टिंग पॉइंट पर करना है। और अगर क्षेत्र क्षमता हो, फील्ड कैपेसिटी हो, तो उस टाइम सिंचाई अपन को नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका ड्रेनेज था, ठीक है ना, कम्प्लीटली। आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर तो फ़िलहाल नहीं पूछा जाएगा, इतना अगर है तो बहुत है, ठीक है, इतना पढ़ लिए तो। आशा करता हूँ जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई वो आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ किसी और क्लास में, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो क्लासेस जो है और बहुत जल्दी आएंगी। आप भी थोड़ा सा मेंटेन कीजिए अपने पढ़ाई को लेके, ठीक है। चलिए मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।